ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है कि इस पॉइंट से जाने वाली और इस तल पर परपेंडिकुलर बनने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें। आपको एक तल गिवन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है कुछ इस प्रकार से, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 5k कैप बराबर में माइनस का 9, ऐसा लिख दिया मैंने, इसको मानक रूप में लिख दिया बेटा, ठीक है। तो ये हमें तल दे रखा है, हमसे क्या रखा है कि एक रेखा है जो कि इस तल के परपेंडिकुलर है। मान लो कि वो रेखा कुछ ऐसी है, समझ रहे हैं, इसको काटती हुई जा रही है और वो कुछ ऐसी है, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। हमें इस रेखा का समीकरण चाहिए। हमें गिवन क्या है, हमें इस रेखा के ऊपर एक पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट हमें गिवन है, 1,2,3। हमें इस रेखा का समीकरण चाहिए। अब वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो आप कहेंगे सर एक तो पासिंग पॉइंट दे रखा है ना। अब अगर मुझे इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो उसके लिए बस कमी किस चीज़ की है, कमी है इस रेखा के पैरेलल बनने वाले वेक्टर की। अगर इस रेखा के समांतरिक सदिश मिल जाए ना, इस रेखा के समांतरिक सदिश मिल जाए, समांतर कहो या फिर इसके ऊपर कहो, कैसे कह लो, दोनों बातें सेम होती हैं बेटा वेक्टर के रूप में, है ना। तो इस रेखा के समांतर अगर एक सदिश मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मैं इस रेखा के समीकरण आसानी से बता दूंगा, ठीक है। क्या मुझे इस रेखा के समांतर एक सदिश मिल सकता है, क्या मुझे इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है, क्या मुझे उसकी इक्वेशन मिल सकती है? आपके सब बिल्कुल मिल सकती है। कैसे? देखो, ये हमें तल का समीकरण दे रखा है। तल के समीकरण में जो ये चीज़ लिखी होती है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस में 2j कैप, जो ये चीज़ लिखी है जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ, ये होता क्या बेसिकली? आप कहेंगे सर ये होता हमारा एन वेक्टर। एन वेक्टर मतलब, एन वेक्टर का मतलब कि इस रेखा के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा है ना, वो है ये, ठीक है। मान लो कि इस रेखा के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा है वो कुछ ऐसा है, कहीं भी मान सकते थे, मान लो कि मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तुम यहाँ पे मान लो, चाहे चाहे यहाँ पे मान लो, चाहे नीचे की तरफ बना लो, तो हमें मर्जी है, मैंने यहाँ पे बना लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर बेटा वो इस रेखा के समांतर है कि नहीं है? आपको से बिल्कुल समांतर है, ये भी 90 पे, ये भी 90, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर इस रेखा के समांतर है। तो हमें एक वेक्टर भी मिल गया, पैरेलल वेक्टर भी मिल गया, और हमें इस रेखा पर पॉइंट भी मिल गया। रेखा पर पॉइंट भी आपको मिल चुका है और इस रेखा के समांतर सदिश भी आपको मिल चुका है। तो क्या तुम इस रेखा के समीकरण नहीं बता सकते क्या? अच्छा बिल्कुल बता सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर, बस लगा देंगे फॉर्मूला, आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? ऐसे करेंगे, समझ में आ गया? अब इसको लिखोगे कैसे वो समझ लो। देखिए हम कहेंगे कि रेखा पर स्थित बिंदु का पोजीशन वेक्टर है ना, उसको अपन ए वेक्टर बोलते हैं ना बेटा। ए वेक्टर क्या होता है फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला था उसमें ए वेक्टर था, वो क्या चीज़ थी, वो उस रेखा पर जो पॉइंट स्थित है उसका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1 i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। चलो जी, ए वेक्टर की कहानी खत्म। अब मुझे चाहिए पी वेक्टर, उस रेखा के पैरेलल जो वेक्टर बन रहा है ना वो चाहिए। वो क्या था हमारा, वो बेसिकली हमारा जो ये जो तल था ना, इसका जो नॉर्मल वेक्टर था वही हमारा इस रेखा के समांतर बनने वाला सदिश था, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, रेखा के समांतर सदिश चाहिए, रेखा के समांतर सदिश चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा हमें, रेखा के समांतर सदिश कैसे मिला था? तो आप कहेंगे सर रेखा इस रेखा के समांतर जो सदिश है वो बेसिकली इस तल पर जो नॉर्मल वेक्टर बन रहा है, तल पर बनने वाला अभिलंब, बनने वाला अभिलंब सदिश, अभिलंब सदिश कह लो, लंबवत सदिश कह लो, परपेंडिकुलर सदिश कह लो, कैसे कह लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है ना, ठीक है। और वो क्या है, तल पर जो अभिलंब बन रहा है, तल पर जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहा है वो क्या है? आप कहेंगे सर वो ये है हमारा, लिख दो डायरेक्टली फिर, आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 5k कैप। तो हमारे पास ए वेक्टर भी हो गया भैया, हमारे पास पी वेक्टर भी आ गया। तो इस रेखा का समीकरण बता दो, कह दो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हो जाएगा सर जी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। वैल्यू पुट करें, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर हमारे पास क्या बैठा, ये है। सिंपल, ऐसे सोल्व कर लिया,
ठीक है, इमेजिनेशन का अगर आप यूज़ करेंगे ना, आकृति बना के देखेंगे, इमेजिनेशन का थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लॉजिक आपके क्लियर होने चाहिए, रट्टा नहीं मारा होना चाहिए आपको। ठीक है, जो कि हमने मारा है ही नहीं, तो इसलिए हमारे सारे आंसर आ रहे हैं। समझ में आया कैसे क्या? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, क्या लिखा है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है कि इस पॉइंट से जाने वाले और इस तल के समांतर जो तल बन रहा है उसका समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, अब की बार हमें तल का समीकरण ज्ञात करना है ना। तल का समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो तो उसके बाद हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? मान लो तल का समीकरण ज्ञात करना है, तुम्हें एक पासिंग पॉइंट दे दिया, और तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है? तल का समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर आपके पास एक पासिंग पॉइंट है तो तुम्हें और किस चीज़ की जरूरत है? तो आप कहेंगे सर तल का समीकरण ज्ञात करने के लिए मुझे एक पासिंग पॉइंट और इस तल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा है वो चाहिए। इस तल के परपेंडिकुलर वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा वो समझो आप। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि इस तल का जो हमें समीकरण ज्ञात करना है ना, इस तल के इस तल के समांतर एक तल हमें गिवन है बेसिकली। समझ रहे हो? मुझे इस तल का समीकरण ज्ञात करना है। इस तल का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो इस तल के समांतर तल है ना, इमेजिन करना कि ये जो तल है वो इस तल के समांतर है, लेट्स से इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है। अब इसकी इक्वेशन की सहायता से क्या मैं इस तल के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जान सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल जान सकते हैं। कैसे? इस तल के जो परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो वेक्टर इस तल के भी तो परपेंडिकुलर होगा। वैसे ऐसे कैसे? बिल्कुल, इस तल के परपेंडिकुलर वेक्टर बताना। तुम कहोगे सर इस तल के जो परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहा है वो है हमारे पास ये आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, है ना। अब आप कहेंगे सर आपने कहा कि इस तल के जो परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहा है, जो ये वाला वेक्टर है वो इस तल के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल, अरे ये वेक्टर अगर इस तल के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख नहीं रहा कि ये वेक्टर इसके भी तो परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे सर, ये तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा। वेक्टर है बेटा, कहीं भी उठा के बना सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाकर यहाँ पे बना दूँ तो क्या इस तल के परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या? होगा। तो कहने का मतलब मेरा इतना बेटा कि जो वेक्टर इस तल के परपेंडिकुलर बन रहा है, जो वेक्टर इस तल के परपेंडिकुलर बन रहा है वही वेक्टर इस तल के भी परपेंडिकुलर बन रहा है। यानी कि अगर मैं इस तल के परपेंडिकुलर वेक्टर देखूंगा ना तो वो यही है जो यहाँ पे बन रहा है। इसका जो नाम है और इसका जो नाम है सेम होगा दोनों का नाम, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर वेक्टर तुमको मिल चुका है, पासिंग पॉइंट पता है, इस तल का समीकरण बता देना सूत्र से। लॉजिक समझे? क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है? उसको लिखोगे कैसे वो समझ लो आप। तो हम कह देंगे समतल पर स्थित बिंदु, जिस समतल का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है उस पर जो स्थित बिंदु है वो क्या हमारे पास स्थित बिंदु लिखो, स्थित बिंदु का पोजीशन वेक्टर लिखो, दोनों चीज़ें सेम वैसे तो, है ना। मैं स्थित बिंदु का पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ। स्थित बिंदु भी लिखते हैं ना तब भी कोई दिक्कत होती नहीं वैसे। स्थित बिंदु का पोजीशन वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? ए वेक्टर बोलते हैं, आपको मालूम होगा। ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके? ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। तो ए वेक्टर की तो वैल्यू अपने निकाल दी। ठीक है, अब मुझे इस समतल पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था, है ना। समतल पर लंबवत सदिश चाहिए था, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। लंबवत सदिश मतलब एन वेक्टर, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। ये कैसे निकलेगी? भाई इस समतल के ऊपर जो परपेंडिकुलर सदिश बन रहा है वो बेसिकली इस समतल के परपेंडिकुलर जो सदिश है उसी के बराबर होगा, है ना। तो हम लिख देंगे कि इस समतल पर जो लंबवत सदिश है जो हमें चाहिए, जिस समतल की हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है उसके परपेंडिकुलर जो सदिश है वो बेसिकली इस समतल पर बनने वाले परपेंडिकुलर सदिश के बराबर होगा, है ना। तो आप ऐसे लिख देना कि भाई जिस समतल की हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है ना उस पर जो परपेंडिकुलर सदिश बन रहा है वो बेसिकली बराबर होगा किसके? इस समतल पर, इसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इस समतल पर बनने वाले या फिर इस समतल पर लंबवत सदिश लिख दो, सिंपल, ये भी ठीक है। मतलब समझ रहे हो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस समतल की इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है उस पर जो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए ना वो बेसिकली इस समतल पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहा है उसी के बराबर होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा जी, इस समतल पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? इस समतल पर परपेंडिकुलर वेक्टर सर जी ये लिख दो फिर आई कैप जमा जे कैप जमा के कैप। तो हमारे पास ए वेक्टर की भी वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास एन वेक्टर की वैल्यू भी आ चुकी है, बस फॉर्मूला लगाना बाकी है, लगा देते हैं। तो समतल का समीकरण, अगर आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन हो बेटा और
आपको एक लंबवत सदिश गिवन हो तो समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते थे, याद है? आप कहेंगे सर समतल का समीकरण ये होता था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो बस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हमारे पास क्या बेटा ए वेक्टर जी है, लिख दो यहाँ पे ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ठीक है, डॉट एन वेक्टर हमारे पास क्या है, एन वेक्टर जी है, इसको लिख दो आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप बराबर 0। अगर आप इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज आप इतना छोड़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर है बेटा, ऐसे करना था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, क्या क्या कि ये रेखा है और ये रेखा है, इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके ज्ञात कर लो। तो आप कहेंगे सर न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया होता था उसको मानक रूप में लिखना होता था। अब ये पहले से ही मानक रूप में है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हमें ये देखनी होती थी कि जो हमें रेखा की समीकरण दे रखी है उसमें जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं या फिर विषमतलीय हैं, ये चेक करना होता था, क्योंकि उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले थे ना। तो समांतर और विषमतलीय कैसे चेक कर सकते थे? तो जिनको मैं हाईलाइट किया हूँ ना, लैम्डा के साथ और म्यू के साथ जो चीज़ लिखी हुई है, जिनको मैं हाईलाइट किया हूँ, अगर आपको समांतर और विषमतलीय चेक करना है तो आप ये देखिए कि क्या आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। तो हम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नहीं लिख पा रहे, है ना भाई। अगर मैं इसकी लेट से इसकी इस वेक्टर की 3 से भी गुणा करता हूँ तो ये 3 आई कैप तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का 6 जे कैप होना था अगर लिख पाता तो मैं। तो इन दोनों को मैं एक दूसरे के रूप में नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों विषमतलीय हैं। और दो अगर विषमतलीय रेखाएं हों उनके बीच की अगर आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाइएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि चूंकि ये रेखाएं विषमतलीय हैं, सिंपल आप कह दीजिए चूंकि ये रेखाएं विषमतलीय हैं तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी अपनी क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या था याद है? डेटरमेंट ऑफ p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता था। अप्लाई करते हैं, आंसर निकालते हैं इसका। p1 वेक्टर और p2 वेक्टर की कोसपट कर लो। p1 वेक्टर इसको बोल देते हैं, p2 वेक्टर इसको बोल देते हैं, इनकी कोसपट कर लेते हैं। कोसपट कैसे करते हैं? डेट में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी पंक्ति में हम क्या लिखते हैं? p1 वेक्टर के कोफिशिएंट, इसको मैंने p1 वेक्टर बोला ना, इसके कोफिशिएंट लिख दो 1 -2 2। फिर p2 वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे? इसके कोफिशिएंट लिख दो 3 -2 -2। समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा आई कैप, ये गया ये गया, ये हो गया हमारे पास 4 -4 यानी कि प्लस का 4, 4 जमा 4 यानी कि 8 हो गया, माइनस का जे कैप, ये गया, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8, फिर प्लस का के कैप, ये गया, माइनस का 2 प्लस का 6, है ना, माइनस का 2 प्लस का 6 यानी कि 4। कहने का मतलब कि p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर करने पे हमें मिलेगा 8 आई कैप प्लस में 8 जे कैप प्लस में 4 के कैप। इसकी मुझे डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ। a2 वेक्टर हमारा ये होता है बेटा, a1 वेक्टर ये होता है, तो a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर घटा दो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10 आई कैप माइनस का 2 जे कैप, क्योंकि 0 जे कैप में से 2 जे कैप घटाओगे तो माइनस का 2 जे कैप ही तो होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 के कैप बटे में क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 जमा 64 जमा 16। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास, इनके डॉट पर करा दो, माइनस का 80, ठीक है, माइनस का 16 और माइनस का 12 बटे में रूट 64 कितना होता है? 64 और 64 हो गया जी हमारे पास 4 4 8 6 14, एक आंसर ऊपर 6 6 12 13 14 144 का रूट होता है 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गया 80 90 96 96 10 106 और 108 हो गया बेसिकली 108 बटे में 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9।
कहने का मतलब कि इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो है 9 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिख देना, अच्छा रहेगा। ऐसे करना था बेटा, आसान सा ही था, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, है ना। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सबसे पहले अपन इसको मानक रूप में चेंज करते हैं, है ना। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा ही है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। अच्छा ठीक है, मतलब समझो, एक रेखा है जो कि इन दो पॉइंट से पास आउट होती है, तो उस रेखा का समीकरण अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो रेखा YZ तल को काटती है, YZ तल को काटती है, तो जहाँ पर वो काटती है ना, उसके अपने को निर्देशांक चाहिए। समझो समझो, ध्यान से समझो। ये एक्स अक्स हो गया, ये वाई अक्स हो गया, ये जेड अक्स हो गया। YZ तल कौन सा होगा बताना जरा। आप कहेंगे सर ये वाली दीवार, है ना, ये हमारी YZ तल है। तो एक रेखा है जो कि इन दो पॉइंट से पास आउट हो रही है ना। कैसे बना लो, लेट्स से कि वो जो रेखा है वो मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, वो रेखा इस तल को काट रही है बेटा, ऐसे, है ना, ऐसे काटती हुई जा रही है, समझ रहे होंगे आप, ऐसे काटती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस तल को जहाँ पर वो काटती है ना, उसके अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लूँगा। इस रेखा का समीकरण क्या आएगा बता सकते हैं आप। आपके सर दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो इस रेखा का समीकरण कुछ इस तरीके से होगा, x माइनस x1, इसको लेट से मैं x1 y1 z1 बोल देता हूँ, अपॉन में अपन क्या करते हैं x2 माइनस x1, 3 में से 5 गया माइनस का 2, बराबर y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 दैट इज़ 3, z माइनस z1 दैट इज़ 6 अपॉन में z2 माइनस z1 दैट इज़ माइनस का 5। तो हमने इस रेखा का समीकरण याद कर लिया, है ना। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मैं बात ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट होगा, आपको पता होगा कि YZ प्लेन पे जो भी आप पॉइंट लेंगे उसमें आपको x कोऑर्डिनेट जो है वो शून्य मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सिर्फ मुझे y एक्स पे और z एक्स पे चलना पड़ रहा है, x एक्स पे तो कुछ चलना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस यहाँ पे पॉइंट है ना, इसलिए। तो ये जो पॉइंट होंगे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बेसिकली वो कुछ इस रूप के होंगे, समझ रहे हो। स्मॉल में बना देते हैं। YZ प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका x कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो मिलना ही मिलना है, 100% पक्की बात है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ इस रूप के होंगे। अब ये पॉइंट चूंकि इस रेखा पर स्थित है, तो ये पॉइंट इस रेखा के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को इस रेखा के इक्वेशन के अंदर ढाल करके वहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने उदाहरण में कराया था, वैसा वैसा है। ठीक है, उसको लिखूंगा कैसे वो समझ लीजिए आप, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, लिखेंगे कैसे वो समझिए बेटा। तो हम कहेंगे कि रेखा का समीकरण, अगर हमें दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, आपका आंसर रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 डेट इज़ माइनस का 2, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 डेट इज़ 3, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 डेट इज़ माइनस का 5। तो हमने रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। अब ये रेखा YZ तल को काटती है ना, तो हम कह देते हैं माना रेखा YZ तल को किस पॉइंट पर काटती है, इस पॉइंट पर काटती है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पे जीरो कोमा y1 कोमा z1 क्यों माना, इसको जीरो क्यों माना, क्योंकि YZ तल पे कोई भी रेखा अगर किसी को काटेगी ना, YZ पर तल पे आप कोई पॉइंट लोगे यार, तो वहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट तो जीरो मिलना ही मिलना है, 100% पक्की बात है। तो इसलिए हमने इस पॉइंट को कुछ इस रूप में माना है। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये पॉइंट जो है वो इस रेखा पर स्थित है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ये पॉइंट इस रेखा के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो इस पॉइंट को इसके अंदर ढाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 अपॉन में माइनस का 2 बराबर y1 माइनस का 1 अपॉन में 3 बराबर z1 माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो हो गया जी हमारा 5/2 बराबर y1 माइनस का 1 अपॉन में 3 बराबर z1 माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 5। अब मैं इसको बराबर रख देता हूँ, है ना, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इसको बराबर रखना। तो अगर मैं बराबर रखूँगा तो ये जाएगा 5/2 बराबर y1 माइनस 1 अपॉन में 3। सॉल्व करते हैं, 15/2 प्लस में 1 बराबर y1 दैट इज 17/2। समझ में आ गई। स्मॉल बना लेना यार, इसको यहाँ पे स्मॉल बनाया था ना इसलिए। तो y1 की तो वैल्यू निकल गई। अब इसी तरीके से मैं z1 की वैल्यू निकालूंगा, इसको बराबर रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5/2 बराबर z1 माइनस 6 अपॉन माइनस का 5 माइनस का 25/2 बराबर z1 माइनस 6, माइनस 6 को इस तरफ ले आता हूँ, माइनस का 25/2 जमा में 6 बराबर z1। और यहाँ से अगर मैं सोल्व करके वैल्यू निकालूंगा
तो ये जाएगी -25 प्लस का 12 यानी कि -13 बटे में 2 बराबर Z1। तो हमारे पास Y1 और Z1 की वैल्यू आ चुकी है। अतः ये जो रेखा है ये YZ तल को किस पॉइंट पर काटती है बताना। 0, Y1 की वैल्यू आ चुकी है ना बेटा, क्या ये 17/2 और Z1 की वैल्यू भी आ चुकी है, क्या ये -13/2 पर काटती है, ऐसे लिख देना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर, समझ में आया, ऐसे करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप खुद सॉल्व करना, पिछले जैसा है बिल्कुल, ठीक है, तो खुद सॉल्व करना। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं।